नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में गया हूँ और वहाँ मैं आज बात करने वाला हूँ ISO 9000 सीरीज़ के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ ISO 9000 2015 वर्जन के बारे में और किस तरीके से उसका अलाइनमेंट है ISO 9001 2015 से। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा कि ISO 9000 का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से डिफरेंट क्लॉजेज हैं, क्या क्या मेन बातें उसमें लिखी हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, जिससे कि हम इफेक्टिवली ISO 9001 2015 को समझ भी सकें और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। बचपन में और बड़ी उम्र में भी आपने ज़रूर रूबिक क्यूब से ज़रूर खेला होगा और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम देखते हैं कि उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं और उन सबको हमें मैच करना होता है और एक साइड पे एक कलर लेके आना होता है और जब वो हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि यस, हमने सफलता प्राप्त कर ली। कुछ इसी तरह से 9000 सीरीज़ भी है। अगर हमें ISO 9001 2015 को समझना है तो 9000 सीरीज़ की जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें ISO 9000 है, 9002 है, 9004 है और भी कुछ स्टैंडर्ड है, उन सबको हमें समझना ज़रूरी है। जब तक उसको हम नहीं समझेंगे हम कभी भी ठीक से ISO 9001 को कभी समझ भी नहीं सकते और इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। तो आज मैं डिटेल में बात करूँगा 9000 2015 के बारे में। तो प्राइमरली अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की तो 2015 में आया था और ये 4th एडिशन था, जिसने 3rd एडिशन को रिप्लेस किया था जो कि 2005 में आया था। बेसिकली ब्रॉडली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें 3 बातें हैं जो मेन की गई हैं। जो पहली बात है वो बात की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट की। दूसरे में बात की जा रही है प्रिंसिपल्स की, जो 7 प्रिंसिपल्स हैं। जो तीसरा है वो बात करता है टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 137 अलग अलग तरह की डेफिनेशंस में दी गई हैं। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन्ड सक्सेस प्राप्त कर सके, किस तरीके से कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ सके, कैसे ऑर्गेनाइजेशन देख सके कि उसकी जो सप्लाई चेन है उस पर उसको ट्रस्ट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्टेड पार्टी है उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, और कैसे इंश्योर कर सके ऑर्गेनाइजेशन कि वो इस बात को देख रही है कि जो भी बेनिफिट्स आने चाहिए कस्टमर्स को, सारी टीम को, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं पहले पार्ट की, जो मैंने बात की थी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड में बात की गई है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लॉज नंबर 4.1 में है। वहीं पर ही वो बात करता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ की और बात करता है सपोर्ट के बारे में कि किस तरीके की सपोर्ट चाहिए। जो दूसरा सेक्शन है इसका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वहाँ वो बात करता है 7 डिफरेंट क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो हमें क्लियर नहीं होंगे हम कभी भी इफेक्टिवली जो भावना है ISO 9001 की उसको समझ नहीं सकते। ब्रॉडली अगर आप देखा जाए तो ये सातों के सातों जो प्रिंसिपल्स हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया समझाने के लिए। जो उसका पहला पार्ट है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट। दूसरे में बात करता है रैशनल क्या है, क्या मीनिंग है उसका। तीसरे में बात करता है बेनिफिट के बारे में और चौथे में बात करता है क्या पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं जिससे कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बात करते हैं एक एक करके सातों प्रिंसिपल्स के बारे में। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है कस्टमर फोकस। तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड ने भी कस्टमर को सबसे आगे रखा है। जब हम कस्टमर फोकस की बात करते हैं तो इंटेंट क्या है? इसका इंटेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें, कैसे उसको वैल्यू क्रिएट कर सकें और एनहांस कर सकें उसको कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो क्या सोचता है। बट ये होगा कैसे? उसके लिए आता है दूसरा प्रिंसिपल, लीडरशिप। लीडरशिप पे बात क्या हो रही है? वहाँ इंटेंट ये है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करे यूनिटी सभी लेवल्स में ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि सभी लोग उस सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। बट लीडरशिप कैसे काम करेगी? उसके लिए क्लॉज नंबर या प्रिंसिपल नंबर 3 है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। इंगेजमेंट ऑफ पीपल का इंटेंट क्या है? वहाँ बात हो रही है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कल्चर डेवलप करे जिससे कि हर लेवल का एम्प्लॉय सब मिलके काम करें और वैल्यू ऐड करें, जो सब हो सकता है। बट वो होगा कैसे? उसके लिए प्रिंसिपल नंबर 4 प्रोसेस अप्रोच, जहाँ हम बात करते हैं इंटर रिलेटेड और इंटरैक्टिंग प्रोसेसेस के बारे में कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन समझे इस बात को कि हमारे जो प्रोसेसेस है वो किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं और कैसे हम इंश्योर करें कि कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आएँ, उसके लिए किस तरह से हम टेंडम में काम करेंगे। एंड देन सडनली जब ये सब होगा तो 5वां नंबर प्रिंसिपल आता है, वो बात करता है इम्प्रूवमेंट के बारे में। यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ बात ये हो रही है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर डेवलप करे
कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का। इस बात को इंश्योर करें कि जो इम्प्रूवमेंट है वो वन टाइम एक्टिविटी ना हो के एक रेगुलर इम्प्रूवमेंट हो सके। बट सर्टेनली अगर हमें काम करना है तो प्रिंसिपल नंबर 6 को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बात करता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की। कि कोई भी इंप्रूवमेंट अगर हमें करनी है, कोई भी बेटर चीज़ करनी है, तो जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा, फैक्ट नहीं होंगे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम में, तब तक हम कभी भी डिज़ायर्ड रिजल्ट पा ही नहीं सकते। और इन सब को करने के लिए प्रिंसिपल नंबर 7 सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो बैंकर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, और भी कोई लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, किस तरीके से हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छी है, ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का वो सक्सेस प्राप्त करना चाहें जो कि हम करना चाहें कर सकते हैं। अब बात होती है तीसरे फैक्टर्स के बारे में। पहला बात कहती है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, दूसरी बात की थी 7 प्रिंसिपल्स, तीसरी बात होती है टर्म्स एंड डेफिनेशंस। 137 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जिनको 13 डिफरेंट क्लॉजेज में डिफाइन किया गया। तो अंडरस्टैंड कीजिए, अगर हमें उन डेफिनेशंस के बारे में जानकारी नहीं है, हमें उन्हें पता ही नहीं उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे वेरिफिकेशन या वैलिडेशन का, या ऑडिट प्रोग्राम का या ऑडिट प्लान का, तो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे ISO 9001 2015 को। तो इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको ब्रीफली एक बार बात करते हैं। जो सबसे पहला है वो है 3.1। 3.1 में बात कर रहा है वो पर्सन और पीपल के बारे में। यहाँ जो डेफिनेशन है वो टॉप मैनेजमेंट, इंगेजमेंट, इन सब के बारे में डेफिनेशन की बात की गई। जो 3.2 क्लॉज है वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कस्टमर का मतलब क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब क्या है। 3.3 बात करता है एक्टिविटी के बारे में, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इनका मीनिंग क्या है इसके बारे में बात होती है। देन 3.4 बात करता है प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस का मीनिंग क्या है, प्रोसीजर का मतलब क्या है, आउटसोर्स का मतलब क्या है। 3.5 बात करता है सिस्टम के बारे में। यहाँ बात होती है विजन के बारे में, मिशन, क्वालिटी पॉलिसी, इन सब की डेफिनेशन हमें समझ में आती हैं। देन 3.6 बात करता है रिक्वायरमेंट्स के बारे में, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, नॉन कन्फॉर्मिटी, डिफेक्ट, इनोवेशन, इनका मीनिंग क्या है यहाँ समझ में आता है। 3.7 बात करता है रिजल्ट के बारे में। जब रिजल्ट की बात होती है तो हम बात करते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में, सस्टेन्ड सक्सेस, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। इसे पढ़ के समझ में आता है कि एक्चुअली में कोई डिफरेंस होता है नहीं होता इफेक्टिवनेस में या एफिशिएंसी में। 3.8 बात करता है डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट के बारे में। हमें समझ में आता है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फ़र्क क्या है, यहीं पर समझ में आता है। 3.9 बात करता है कस्टमर के बारे में। क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मीनिंग है, क्या कंप्लेंट का मतलब है, डिस्प्यूट का मतलब क्या है, इस तरह की अलग अलग डेफिनेशन समझ में आती है। 3.10 बात करता है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। क्या होती है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ह्यूमन फैक्टर क्या होता है। देन 3.11 बात करता है डिटर्मिनेशन के बारे में, कि कैसे हम डिटर्मिन करें, कैसे मॉनिटर करें, कैसे मेज़र करें, क्या इंस्पेक्शन, इन सब का मीनिंग क्या है। जनरली होता है क्या कि मॉनिटर एंड मेजरमेंट को लगता है एक ही वर्ड है, बट ये 2 अलग वर्ड है, इनका स्पेसिफिक मीनिंग है। 3.12 बात करता है एक्शन के बारे में। यहाँ हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन समझ में आती हैं। कंसेशन का मतलब क्या है, रिग्रेड, डेफिनेशन, डेविएशन परमिट, रीवर्क, रिपेयर, स्क्रैप, इन सब का एक डेफिनेट मीनिंग है। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन के 2 अलग मीनिंग हैं, वो यहाँ के समझ में आते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है 3.13 ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लान में क्या डिफरेंस होता है, ऑडिटर ऑडिटी में क्या फ़र्क होता है, गाइड, ऑब्जर्वर, टेक्निकल एक्सपर्ट में क्या फ़र्क होता है, स्कोप का मीनिंग क्या होता है। तो देखा जाए तो 137 अलग डेफिनेशंस हैं। और इमेजिन कीजिए अगर हमने 9000 2015 नहीं पढ़ा है तो कैसे हम 9001 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की ब्रॉडली 3 की स्ट्रक्चर के बारे में जिसके ऊपर ये इंटायर स्टैंडर्ड ये बिल्ड किया हुआ है। तो पहला है वो बात करता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो दूसरा है वो बात करता है 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, और जो तीसरा है वो बात करता है टर्म्स एंड डेफिनेशन, जहाँ पे 13 डिफरेंट सेक्शंस हैं, जहाँ पर 137 अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में बात की गई है। तो इमेजिन कीजिए अगर इन सब के बारे में हमें क्लैरिटी होगी तो कितना आसान होगा हमें ISO 9001 2015 को समझना और इम्प्लीमेंट करना। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा। वहाँ मैं बात करूँगा एक और क्यूब के बारे में। वहाँ मैं बात करने वाला हूँ ISO TS 9002 2016। हो सकता है मेजॉरिटी लोगों ने कभी सुना भी ना हो उसके बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है समझने के लिए ISO 9001 2015 को।
रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।